सो हाय फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको हिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो कि आपको सिर्फ एज अ एस्पिरेंट नहीं पता होना चाहिए, एज अ इंडियन भी इसके बारे में पता होना चाहिए। ये इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, ठीक है, जिसका नाम है वेल्लोर म्यूटिनी। ठीक है। देखिए, जब भी हम सिपॉय मूवमेंट की बात करते हैं तो फिर हमें याद आता है हमारी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस या फिर रिवोल्ट ऑफ 1857। बट उससे पहले भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सिपॉय मूवमेंट हो चुका है जिसका नाम है वेल्लोर म्यूटिनी। 1857 के रिवोल्ट से लगभग 51 ईयर्स पहले। इसके बारे में कई लोग नहीं जानते हैं, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू 1857 वाला रिवोल्ट। इसकी स्केल थोड़ी कम थी बट इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, जो आज हम ध्यान से पढ़ेंगे। एग्जाम के हिसाब से तो ऑब्वियसली है ही काफी इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर्स का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक होता ही। ठीक, तो पूरी कहानी में समझाऊंगा आपको, और बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इवेंट है। ठीक है, चलिए। सो वेल्लोर म्यूटिनी, ईयर इज 1806। 1806 की यहां पे बात हो रही है, और आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि वेलेस्ले वाला पार्ट हम लोग खत्म कर चुके हैं। वेलेस्ले के बाद गवर्नर जनरल जो बनते हैं उनका नाम है जॉर्ज बार्लो। जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 के बीच में होते हैं। इनके टेन्योर में कोई बहुत इवेंटफुल चीजें नहीं होती, इसलिए हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट वेल्लोर म्यूटिनी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ऑल्दो इस रिवोल्ट में इनका बहुत रोल नहीं है, बिकॉज ये पूरी म्यूटिनी मद्रास प्रेसिडेंसी में हुई थी, ये तो कैलकाटा में थे। ठीक, पर हमें नाम पता होना चाहिए। अब ये म्यूटिनी किस डेट को हुई थी, ये डेट फ्रेंड्स ध्यान रखना। 10 जुलाई 1806। ये म्यूटिनी सिर्फ एक दिन चली थी, पर इतना खून खराब हुआ कि आप सोच नहीं सकते। बहुत सारे इंडियन सोल्जर्स मारे गए थे और लगभग 200 ब्रिटिश सोल्जर्स ऑफिसर्स भी मारे गए थे और इंजर्ड भी हुए थे। तो बहुत हाई स्केल में खून खराबा हुआ था। क्या कहानी थी मैं बताऊंगा आपको, समझ के। और वेल्लोर के बारे में हम जानते थे, वेल्लोर अभी भी एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है पूरा। पर उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे वेल्लोर क्या था? इट वाज द कैपिटल ऑफ अर्स्ट वाइल, मतलब उस टाइम की नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट का कैपिटल, तमिलनाडु में। तो उस टाइम पे जो नॉर्थ आर्कोट डिस्ट्रिक्ट था, तब का कैपिटल था वेल्लोर। ठीक है। और इसमें वेल्लोर का फोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में आपने वेल्लोर फोर्ट का कभी नाम सुना है? कुछ याद आ रहा है आपको? याद करो। 1799 में जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी, तो टीपू सुल्तान की फैमिली को कहां रखा गया था? वेल्लोर के फोर्ट में। तो इसलिए उस परिवार का भी बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहेगा वेल्लोर म्यूटिनी। टीपू सुल्तान के बेटे का यहां पे नाम आएगा, समझ गए, क्योंकि उन लोग को भी इसी फोर्ट के एक हिस्से में रखा गया था। पढ़ा होगा आपने तब। ठीक है, समझ गए बैकग्राउंड। आइए देखते हैं। ये मैंने अभी के मैप से, ये तब का नहीं, अभी का मैप है, तब से ये पोजीशन निकाली थी। ये वेल्लोर, यहीं पे वेल्लोर का फोर्ट है। आप में से कोई गया हो वेल्लोर के फोर्ट में तो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट जगह होगी घूमने की, टूरिस्ट प्लेस, हिस्टोरिकल प्लेस। गए होगे आप में से कई लोग। जगह देख रहे हो, तमिलनाडु में है वेल्लोर। ये अभी करंट लोकेशन वेल्लोर की बता रहा हूं मैं आपको, फोर्ट यहीं पर है। ओके, एंड ये रहा वेल्लोर फोर्ट का फोटो। दिस इज द बाउंड्री ऑफ वेल्लोर फोर्ट। अंदर का फोटो ऐसा मुझे मिला नहीं, ये बाहर का फोटो मैं विकीपीडिया से लाया आपके लिए। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं कि क्या था ये म्यूटिनी, क्यों हुआ था और किस तरह से हुआ था। सिस्टमैटिकली सारे पॉइंट बताऊंगा आपको और कहानी पूरी हो जाएगी। आइए देखिए। सबसे पहले आप जानते हैं कि इस टाइम पे खासकर वेलेस्ली ने शुरू किया था सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम, और ब्रिटिशर्स की एक्सपेंस या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी काफी बढ़ रही थी, काफी एरियाज में एक्सपैंड कर रही थी। सो एक्सपेंशन ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, इट लेड टू सफरिंग ऑफ नेटिव रूलर्स। अब जब ईआईसी एक्सपैंड करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो नेटिव रूलर्स बहुत सफर कर रहे थे। कई लोगों ने तो हार मान के उनके सामने सबमिट कर दिया, गिव अप कर दिया, और कई लोगों ने रिबेल किया। तो कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया, रिबेलियन किया लोकल रूलर्स, और कई लोगों ने सबमिट कर दिया कि ठीक है भाई, हम आपके अंडर काम करेंगे, हम लड़ नहीं सकते। ठीक है, बट उस टाइम पे जो रिबेलियंस हुए थे ना, वो बहुत डायरेक्टेड या सिस्टमैटिक नहीं थे। तो ये जो लोकल रूलर्स, नेटिव रूलर्स रिबेलियन करवाते थे, दे वर नॉट वेरी वेल डायरेक्टेड, और बहुत इंक्लूसिव भी नहीं थे। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारे तबके समाज के साथ साथ में आके लड़ रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। ठीक है, क्योंकि ऐसे रिबेलियंस जो नेटिव रूलर्स करवाते थे, उनका मोटिव होता था एक सेल्फिश मोटिव। कौन सा मोटिव? टेरिटोरियल इंटरेस्ट ऑफ नेटिव रूलर। उन्हें उनका जो एरिया था ना, जो ब्रिटिशर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑक्यूपाई कर लिया था, उनको वापस चाहिए था। ये पर्पस था उनका। एम्बिशन क्या था? देयर एम्बिशन वॉज टू प्रिजर्व द ओल्ड फ्यूडल सिस्टम या फ्यूडल ऑर्डर। जो पहले फ्यूडल सिस्टम था, राजाओं का होना, पूरा एरिया उनके अंडर आना, उनके एरियाज भी चले गए, बस एरिया वापस लाना और वो पुराना फ्यूडल ऑर्डर दोबारा सेटल हो जाए, यही पर्पस था उनका। कोई समाज कल्याण या आजादी या रिस्पेक्ट को बचाना पर्पस नहीं था। उनका एरिया मिल जाए, उनका पुराना ऑर्डर स्टैब्लिश हो जाए। इसी कारण से दीज
थिंग्स वर नॉट वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, पर वेल्लोर म्यूटिनी इन पिछले रेबिलियन से काफी अलग थी। समझ गए आप? इसमें लोकल या नेटिव रूलर्स का बहुत नैरो मोटिव नहीं था। सो वेल्लोर म्यूटिनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस रिबेलियंस। वेल्लोर म्यूटिनी एक सिपॉय म्यूटिनी थी। सिपॉय जानते हो ना फ्रेंड्स, क्या होता है? सिपाही। मतलब वो इंडियन सोल्जर्स जो ब्रिटिश आर्मी में या ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी में काम करते थे। तो सिपॉय का वही सिपाही वर्ड से लिया गया है। सिपाही जानते हैं ना आप? इन्फेंट्री में जो आर्मी के मेंबर्स होते हैं, सोल्जर्स वो। तो वेल्लोर म्यूटिनी सिपॉय मूवमेंट था। इट वॉज नॉट द मूवमेंट ऑफ नेटिव रूलर जो पहले होता था, ये फर्क था। ठीक है फ्रेंड्स, 1857 में जो मूवमेंट मंगल पांडे के थ्रू शुरू करा गया था, वो भी सिपॉय मूवमेंट था। उसका स्केल बड़ा था, मैं मानता हूं, पर देख रहे हो आपको इस पूरी जर्नी में कई बार फील होगा कि अरे हम 1857 ही पढ़ रहे हैं क्या। बहुत सिमिलैरिटीज मिलेंगी आपको। थोड़े फर्क भी है, स्केल का फर्क है, कुछ और फर्क भी है, बट सिमिलैरिटी बहुत मिलेगी आपको। ठीक है, चलिए। तो बेसिकली वेल्लोर म्यूटिनी क्या था? इट वॉज a spontaneous outflow of feelings of sepoys who were serving under the company। तो ऐसे इंडियन सिपॉयज जो कंपनी की आर्मी में कंपनी के अंडर काम कर रहे थे, उनकी फीलिंग का आउटफ्लो था, उनका गुस्सा था, उनका आक्रोश था, जिस कारण से म्यूटिनी हुई थी। अब क्या रीजन थे, व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द म्यूटिनी, वो मैं बता रहा हूं आपको। फिर म्यूटिनी कैसे हुई थी बता दूंगा। बस दो बातें हमें देखनी। ठीक है, इस टॉपिक से बहुत डीप टॉपिक नहीं आने वाला कि बहुत सारे लोगों का नाम पूछे, नहीं, जो पूछेगा मैं बता दूंगा। जितना जरूरी है इस वीडियो में है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना आपको, पर जितना है वो बहुत जरूरी है, इसको नहीं छोड़ना है। अब देखिए क्या प्रॉब्लम, क्यों गुस्सा आया सिपॉइज का, ऐसा क्या हो रहा था उस टाइम पे। पता है मेन रीजन क्या था? मेनी मोर रीजंस फॉर देयर, पर ड्रेस कोड भी रीजन था। क्या मैं बताता हूं, देखिए। सो पहले तो सारे बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इंडियन सिपॉइज फेस्ड वेरियस डिफिकल्टीज वाइल सर्विंग इन दी कंपनीज आर्मी। बहुत परेशानियां उनको आती थी। नेटिव चीफ्स डिसअपियर्ड, सो दे वर फोर्स्ड टू वर्क इन कंपनीज आर्मी। भाई नेटिव चीफ और नेटिव किंग्स तो जा चुके थे, उनका एरिया ईआईसी या ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब इन सिपॉइज के पास कोई रास्ता था ही नहीं। अब जब वो लोग चले ही गए तो इनको तो ईएसी के अंडर काम करना ही था। दे हैड नो ऑप्शन। ठीक है, बट फिर भी एक इनके लिए आसान काम नहीं था। ये अभी भी अपनी लॉयल्टीज को भूल नहीं पाए थे जो पुराने किंग्स के लिए थी। इनके लिए नए मालिक को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखिए पुराने नेटिव किंग्स तो अपने थे ना, ये लोग तो विदेशी थे। तो इसलिए बहुत मुश्किल था इनके लिए एडजस्ट करना। दीज सिपॉइज वर नॉट एबल टू फॉरगेट देयर ओरिजिनल लॉयल्टीज टुवर्ड्स द नेटिव किंग्स। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स या ईआईसी की आर्मी में सिस्टम्स काफी अलग थे, डिसिप्लिन ज्यादा था। इससे भी अडेप्ट करने में प्रॉब्लम आई सिपॉइज को। क्या प्रॉब्लम थी देख लो। देयर वॉज स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, प्रैक्टिसेस, न्यू वेपन्स। ठीक है, उसके बाद न्यू मेथड्स एंड यूनिफॉर्म। ऑल दीज थिंग्स वर न्यू टू द सिपॉइज एंड दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू अडेप्ट टू दिस। ठीक है, अब उसमें स्पेसिफिक एंगल देख लो आपकी, किस तरह से ये नए ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म ने प्रॉब्लम, या किस तरह की नई प्रैक्टिसेस थी जो प्रॉब्लम कर रही थी। अब वो देखो आप। पहले तो ये नए सिस्टम कौन लाया था, उनके नाम। अब ये नाम आ सकता है, जो कुछ नाम मैंने लिखे हैं वो आ सकते हैं। किसके नाम? सर जॉन क्रेडॉक। ये कमांडर इन चीफ थे, सर जॉन क्रेडॉक। वेरी इंपॉर्टेंट नेम, कमांडर इन चीफ उस टाइम पे। विद द अप्रूवल ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक हु वाज द गवर्नर ऑफ मद्रास। बेंटिक साहब कई सालों बाद गवर्नर जनरल भी बनेंगे, पर अभी वो क्या है इस टाइम पे? मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर। ठीक है, सो जॉन क्रेडॉक जो कमांडर इन चीफ थे, और विलियम बेंटिक जो कि गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के, इन लोगों ने मिलके एक नया ड्रेस कोड लाए थे। उसके कुछ एलिमेंट्स देख लीजिए। दे इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ टर्बन विच रिजेबल्ड यूरोपियन हैट। तो एक नई तरह की टर्बन या पगड़ी लाए थे जो यूरोपियन हैट के सिमिलर थी। ठीक है, और उसमें कलगी भी लगती थी। शादी वगैरह में देखते हो ना, जब वो पहनते हैं सर पे, उसमें जो वो कलरफुल सा लगा रहता है, उसे कलगी बोलते हैं। जो सामने ऐसा लगा रहता है ना वो दूल्हे का, उसे कलगी बोलते हैं। तो एक कलगी लेदर की इनके हैट पे भी होती थी, जो बड़ी अजीब सी लगती थी देखने में। इसके साथ साथ कई लोग जिनको क्रिश्चियनिटी में उस टाइम कन्वर्ट करा गया था, वो लोग भी बिल्कुल इस तरह की हैट पहनते थे। तो इससे सिपॉइज में डर भी बैठा कि ये लोग हमको भी तो कन्वर्ट नहीं कर रहे। ठीक है, उसके अलावा इयरिंग्स, कई ऐसी चीज जो रिलीजन और सोशल प्रैक्टिस में लोग पहले से ही यूज करते थे या एक्टिविटीज थी, उनको हटाया गया। देख लीजिए, इयरिंग्स एंड कास्ट मार्क्स वर प्रोहिबिटेड। फॉर एग्जाम्पल, कोई हिंदू है, वो टीका नहीं लगा सकता, जबकि उसकी तो सोशल प्रैक्टिस है ना। सिपॉइज वर आस्क्ड टू शेव द चिन एंड ट्रिम द मुस्टैच। इससे मुस्लिमों को भी काफी प्रॉब्लम हुई, दोनों लोग सफर करें, हिंदूज भी मुस्लिम।
हिंदू टीका नहीं लगा सकते, मुस्लिम को अपनी मुस्टैच ट्रिम करानी पड़ेगी, चिन शेव करनी पड़ेगी, विच वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजन एंड सोशल प्रैक्टिस। दोनों को प्रॉब्लम हुई, ठीक है। एंड सिपॉयज टुक इट एज इंसल्ट टू देयर रिलीजन एंड सोशल ट्रेडिशन। इसमें एक और बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, छोटे लेवल पे कई बार सिपॉयज ने प्रोटेस्ट किया इस म्यूटिनी से पहले। कई सोल्जर्स ने ओपन तरीके से बोला यूरोपियन लीडर्स को कि सर ये गलत हो रहा है, पर उनको बहुत बुरी सजा दी गई। जिसने आवाज उठाई इस प्रॉब्लम के लिए, उस आवाज को बहुत बुरी तरह दबाया गया। दो प्रोमिनेंट सोल्जर्स थे, एक हिंदू एक मुस्लिम, जिन्होंने आवाज उठाई थी। उन दोनों को 90 कोड़े जो होते हैं, लैशेस होते हैं जो कोड़े मारते हैं, 90 कोड़े मार के आर्मी से निकाल दिया था। और बाकी 19 सोल्जर जो थे, सिपाही जो थे, उनको 50-50 कोड़े मार के माफी मंगवाई गई थी। ये वो लोग थे जिन्होंने आवाज उठाई थी। हिंदूज भी थे, मुस्लिम, हर धर्म के लोगों ने आवाज उठाई थी, पर उस आवाज को दबा दिया गया था। इससे सिपाहीज में गुस्सा और बढ़ा था, ठीक है। दे ऑल्सो फियर्ड, पॉइंट में बता चुका हूं आपको, दे ऑल्सो फियर्ड दैट दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग देम टू क्रिश्चियनिटी। धर्म परिवर्तन का भी बहुत डर था कि क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देंगे, ये भी डर था। दूसरा एक रीजन आप जानते ही हैं, इंग्लिश ट्रीटेड द इंडियन सिपॉयज एज इंफीरियर। काफी रीजन तो आप जानते हैं, बिल्कुल 57 की तरह, 1857 की तरह, वो भी हम पढ़ेंगे कुछ क्लासेस के बाद, तो आप देखिएगा। वहां पर भी ये डर था कि इंफीरियरिटी से ट्रीटमेंट करते थे, डर था कि भाई रिलीजन ना बदलवा दें, बहुत तरह के डर थे यहां पे, ठीक है। इस कारण से यहां पे कहानी शुरू होती, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, 10 जुलाई को होता है ये पूरा किस्सा, और 9 जुलाई 1806 को टीपू सुल्तान की एक बेटी की शादी थी। उस शादी के बहाने काफी सिपाहीज वेल्लोर के फोर्ट में आए थे, और वही उन्होंने प्लानिंग करी कि इस फोर्ट को ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। उनके मन में यह बात थी, वो भी ये जानते थे कि सिर्फ एक फोर्ट को ऑक्यूपाई करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा, पर उनका यह भरोसा था कि इस फोर्ट को ऑक्यूपाई करने से ये आग और फैलेगी और रिवॉल्ट फैलेगा। समझ गए आप, इसलिए 9 को इसकी प्लानिंग करी गई थी, और इसमें टीपू सुल्तान के बेटे का भी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन या रोल था। सो ऑन द ईव ऑफ द म्यूटिनी एट वेल्लोर, फर्स्ट सन ऑफ टीपू सुल्तान, जिनका नाम था फतेह हैदर, he tried to form an alliance against British and sought the help of Marathas and French। तो जो बेटे थे टीपू सुल्तान के, जिनका नाम है फतेह हैदर, ठीक है, उन्होंने कोशिश भी करी कि उनको ब्रिटिश के अगेंस्ट एक अलायंस मिले, मराठास और फ्रेंच से हेल्प मांगी गई थी, ठीक है। तो एक तरह से कोशिश करी गई थी कि जो मुस्लिम रूल, जो कि आप जानते हैं कि भाई खत्म हो चुका था, लोग हार चुके थे, उस ओल्ड मुस्लिम रूल को भी मैसूर एरिया में, आप जानते हैं ना, मैसूर वगैरह में टीपू सुल्तान हार बार पूरी पूरी तरह से गए थे, तो फिर हिंदू रूलर को वहां पे बिठा दिया गया था। तो एक तरह से जो ओल्ड मुस्लिम रूल था उसको भी रिवाइव करने का यहाँ पे प्रयास हुआ था। कौन सा मुस्लिम रूल? द रूल ऑफ हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, जो खत्म हो चुका था, उसको रिवाइव करने का प्रयास था टीपू सुल्तान के बेटे के द्वारा, ठीक है। ऑल दीज फैक्टर्स लेड टू द रिबेलियन, कुछ लॉन्ग टर्म फैक्टर और कुछ शॉर्ट टर्म फैक्टर। होगी बात क्लियर? तो टीपू सुल्तान के बेटे जो थे फतेह हैदर, उनका यहां पे इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ठीक है। चलिए, अब म्यूटिनी कैसे हुई वो देख लीजिए। तो 9 जुलाई 1806 में शादी थी टीपू सुल्तान की बेटी की, तो सिपाही उसी बहाने आए थे, उन्होंने प्लानिंग करके हमला करना शुरू कर दिया। लेट नाइट बोल लो या अर्ली मॉर्निंग बोल लो, तभी हमला शुरू करा गया, और कई ऑफिसर्स को मारा गया, कई सोल्जर्स को मारा गया, नया झंडा फहराया गया, उस तरह से। तो देख लीजिए, डेट याद रखना फ्रेंड, 10 जुलाई 1806 को अर्ली मॉर्निंग में शुरू होता है। द नेटिव सिपाहीज ऑफ 1st and 23rd रेजिमेंट started the revolt। they planned to occupy और कैप्चर कौन सा फोर्ट? वेल्लोर का फोर्ट, ठीक है। सबसे पहले शिकार पता है कौन बने थे? कर्नल फैनकोर्ट, जो कि इंचार्ज थे उस पूरे फोर्ट के। सो कर्नल फैनकोर्ट, हु वाज कमांडिंग द गैरिसन, वाज देयर फर्स्ट विक्टिम। तो जो हेड थे उस पूरे, जो संभाल रहे थे वहां पे जिम्मेदारी, कर्नल फैनकोर्ट, वो पहले विक्टिम बने, और भी काफी विक्टिम बने। कर्नल केरास, जो 23rd रेजिमेंट के थे, और मेजर आर्मस्ट्रॉन्ग। कई और ऑफिसर को मारा गया, लगभग डजन भर, मतलब 12 से 14 ऑफिसर्स को मारा गया। कई सोल्जर्स को भी मारा गया जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है। सो अबाउट अ डजन अदर ऑफिसर्स वर किल्ड, और कई ब्रिटिश सोल्जर्स को भी मारा गया, ठीक है। और क्या करा गया देख लीजिए। रिबेल्स ने इनको मार के फतेह हैदर को नया रूलर डिक्लेयर किया, जो टीपू सुल्तान के बेटे थे, एंड होइस्टेड टाइगर स्ट्रिप्ड फ्लैग ऑफ टीपू सुल्तान। तो जो मैसूर की एम्पायर का फ्लैग था ना, जो टीपू सुल्तान का फ्लैग था, जिसमें टाइगर के स्ट्रिप के शेप का था,
टाइगर के स्ट्रिप मतलब बने थे उसमें, उसको भी फहराया गया। तो नया रूलर बनाया गया और नए फ्लैग जो कि टीपू सुल्तान या मैसूर के किंगडम का फ्लैग था उसको फहराया गया। ठीक है फ्रेंड्स, पर एक मेजर कूट्स थे जो इस पूरा जब यहां पे चल रहा था खून खराबा, वो फोर्ट के बाहर थे और वो भागते हुए बाहर निकल गए, मतलब बाहर थे, भागते हुए पहुंचे रानीपेट जो आरकोट के पास में है। और उन्होंने मेजर गिलेस्पी नहीं सॉरी कर्नल गिलेस्पी को इन्फॉर्म किया। अब देखिए, सब जो अंदर थे ऑफिसर वो तो मारे मारे गए, कई लोग लड़ भी रहे थे उस टाइम पे। कूट बाहर थे, वो भागते हुए गए लगभग 14 मील दूर, 14 मील दूर। ठीक है, कहां? रानीपेट, आरकोट के पास। और उन्होंने जो कर्नल गिलेस्पी थे वहां पे उनको बताया कि यार ये सब हो रहा है वेल्लोर के फोर्ट में। और कर्नल गिलेस्पी भारी आर्मी और बम गोले बारूद लेके पहुंचे कहां? वेल्लोर के फोर्ट में। ठीक है, तो 7 बजे जानकारी मिलती है कर्नल गिलेस्पी को, और गिलेस्पी वेल्लोर के फोर्ट में सुबह 9 बजे पहुंच जाते हैं। 10 जुलाई की बात है। और बहुत सीवियरली इस म्यूटिनी को क्रश करते हैं वो। ठीक है, वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। तो हमारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने फोर्ट के अंदर वाले सोल्जर्स ब्रिटिशर्स को तो मार दिया, पर जब ये नई आर्मी आई तो इससे कंपीट नहीं कर पाए। अपराइजिंग जो चल रहा था, म्यूटिनी, इट वॉज क्रश्ड बाय गिलेस्पी। 800 Indian soldiers were found dead in the fort. 600 were imprisoned at Vellore and Tiruchi. Many were hanged and shot dead. कईयों को गोली मारी गई, कईयों को हैंग करा गया, कईयों को जेल में भेजा गया। बहुत बुरी तरह ब्रूटली सप्रेस करा गया था वेल्लोर म्यूटिनी। ठीक है, बम से उस फोर्ट का गेट फोड़ा गया, फिर वो लोग अंदर घुसे, जहां पे इंडियन सोल्जर दिखा उसको मारा इन्होंने। तो बहुत ब्रूटली सप्रेस किया था। ठीक है फ्रेंड्स, एंड अपराइजिंग वॉज सीवियरली क्रश्ड। टीपू सुल्तान के जो बेटे थे उनको कलकत्ता भेज दिया गया। और अब क्या फर्क हुआ? जो कमांडर इन चीफ और गवर्नर थे उनको वापस रिकॉल करा गया, इंग्लैंड वापस बुलाया गया। और ये जो ऑर्डर था जिस कारण से हंगामा हुआ था पूरा, उस ऑर्डर को भी वापस लिया गया था। तो ऑब्वियसली हम लोग म्यूटिनी में हार जरूर गए, हमें सप्रेस जरूर कर दिया गया, पर ऐसा नहीं कुछ फर्क नहीं पड़ा उससे। एक बैकग्राउंड सेट हुई सिपाही मूवमेंट की, एक आग फैली, एक मतलब शुरुआत हुई लड़ाई की। ठीक, कमांडर इन चीफ और गवर्नर जिनके कारण ये ऑर्डर आया था उनको वापस बुलाया गया, ऑर्डर भी वापस लिया गया। ठीक है, ये पूरी कहानी यहां पे हुई थी। अब ये पोर्ट्रेट काफी फेमस होता है फॉर वेल्योर म्यूटिनी, कई जगह पे मिलेगा, तो मैंने फोटो लगा दी उसकी। अब देखिएगा, लेट अस एनालाइज कि म्यूटिनी हारे तो पर क्या कुछ फर्क नहीं हुआ? बिल्कुल फर्क हुआ। ठीक है, दिस इज कंसिडर्ड वेल्लोर म्यूटिनी एज अ बैकग्राउंड टू द 1857 वाला रिवोल्ट। ठीक है, हारे क्यों थे? रीजन था देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप, प्रॉपर प्लानिंग उन सबकी थोड़ी कमी थी। रेबेलियन वॉज नॉट वेल ऑर्गेनाइज्ड, स्केलिंग अप का नहीं सोचा गया, ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा वीक था, लीडरशिप वीक थी, जज्बा था, प्लानिंग थोड़ी कमजोर थी। ठीक है, बट अच्छी बातें हैं, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ न्यू एरा ऑफ सिपॉय रेजिस्टेंस। इससे पहले कौन लड़ते थे, कौन रेजिस्टेंस, कौन रेबेलियन करते थे? नेटिव रूलर्स। अब कौन कर रहे हैं? सिपॉइज। तो सिपॉइज भी रिवोल्ट कर सकते हैं अच्छे दमदार से, दमदारी से। वो यहां पे पहला प्रूफ दिया गया था। दैट इज व्हाट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और यहां पे अगर आप एक कहानी देखेंगे, जस्ट एक मिनट छोटा कर दूं मैं इसको। हाँ, ये देखिए, 18th सेंचुरी के एंड में, मतलब 1700 वगैरह के एंड में, रेजिस्टेंस किसका होता था? लोकल चीफटेंस या जो लोकल या नेटिव रूलर्स थे हमारे। पर 19th सेंचुरी में, खासकर जो पहले 6 सेंचुरीज थी, ये सिपॉय रेजिस्टेंस का दौर था। तो 18th सेंचुरी का सेकेंड हाफ किसका दौर था? लोकल रूलर्स के रेजिस्टेंस का दौर था। पर 19th सेंचुरी शुरू कब होती है? 1800 उन सब से। ठीक है, वो दौर था सिपॉय रेजिस्टेंस का, पहले 6 डिकेड तक चला। क्योंकि आप जानते हैं 1857 में भी सिपॉय वाला हुआ था, ये भी सिपॉय वाला था। तो 18th सेंचुरी किसका था? लोकल चीफटेंस का दौर था। पर 19th सेंचुरी के पहले 6 डिकेड्स किसके थे? सिपॉय रेजिस्टेंस का दौर था। ठीक है, और जो वीडी सावरकर जी हैं, वीडी सावरकर ने पता है क्या बोला था? 1857 का जो रिवोल्ट था उसको बोला था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और उन्होंने एक बात और बोली थी, he said that Vellore Mutiny of 1806 was a prelude to First War of Independence। उन्होंने कहा था ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड थी 1857 की जो रिवोल्ट या फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसके लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंट्रीब्यूशन था। तमिलनाडु में पूरा हुआ था, पूरी हिम्मत से वहां पे लोग लड़े थे, और आगे देश की आजादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्टोन था वेल्लोर म्यूटिनी। ठीक है, बट हाँ, बहुत ब्रूटली क्रश करा गया और काफी नुकसान भी हो, कई जाने गए, काफी खून खराब हो सिर्फ एक दिन में। कौन सा दिन? 10th जुलाई 1806। ठीक है फ्रेंड्स, तो और 200 साल के बाद
1806 के 200 साल के बाद मतलब 2006 में इस इंपॉर्टेंट इवेंट को याद करते हुए भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोस्टल स्टैंप जारी किया था। किसके ऊपर? वेल्लोर म्यूटिनी के ऊपर। ये कब जारी किया था? 200 साल के बाद मतलब 2006 में। आप देख सकते हैं वेलूर विद्रोह या 1806 या फिर द वेल्लोर म्यूटिनी। और आप वही फोर्ट का यहां पे फोटो देख सकते हैं और ईयर देख लो 2006। ठीक है। तो ये स्टैंप भी भारत सरकार ने सम्मान में जारी किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था वेल्लोर म्यूटिनी की पूरी कहानी। होपफुली कहानी समझ में आई होगी आपके। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो नाम दिए मैंने आपको, द कॉजेज एंड द वे इन विच द म्यूटिनी हैपेंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो होपफुली बात पसंद आई होगी आपको, कंटेंट पसंद आया होगा। अगर चीजें यूजफुल लगी है तो फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना अपने फीडबैक्स, एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।